मैं डॉक्टर लवलेश कुमार, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज की हम बीए पार्ट 1 की क्लास पे जो है फंडामेंटल ड्यूटीज या मूल कर्तव्य पर डिस्कशन करेंगे। इससे पूर्व भी हमने कई बिंदुओं पर जो है डिस्कशन किया कि जो संविधान होता है किसी भी देश के लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब होता है। वहाँ पर रहने वाले लोग, वहाँ के निवासी किस तरह की शासन व्यवस्था चाहते हैं और किस तरह की शासन व्यवस्था के अंतर्गत वो अपने व्यवहार करते हैं। कुछ चीज़ें वहाँ उनके व्यवहार पर, उनकी मांग पर, उनके आचार व्यवहार पर, उनकी कल्चर पर डिपेंड करता है। तो हमारे भी भारतीय संविधान में, जैसे हमने भी पहले भी डिस्कशन किया है कि जो भारतीय संविधान विश्व का अद्भुत और अनुपम संविधान है। जो प्रोविजन या उपबंध भारतीय संविधान में किया गया है शायद ही विश्व के किसी संविधान में मिलता हो जो है। क्योंकि यदि विश्व के संविधान में मिलता है तो उसकी एक विशेषताएं होंगी, लेकिन यदि भारतीय संविधान की बात करें तो उसके अंतर्गत बहुत सारी विशेषताएं या फीचर्स उसमें डली हुई हैं। तो अभी तक हम संविधान की प्रस्तावना पर डिस्कशन किए, प्रेम्बुल्स पे है, उसके अवधारणा और उसके संरचना पर बात किए, फंडामेंटल राइट पर डिस्कशन किया, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पर डिस्कशन किया। आज हम फंडामेंटल ड्यूटीज पे बात करते हैं कि हमारे जो मूल कर्तव्य क्या हैं। वैसे भी भारत में जो है भारतीय लोगों की जो सोच है, जो समझ है, या उन लोगों की जो आस्था और मान्यता है धर्म पर ज़्यादा रहती है, रिलीजन पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो धर्म की जब बात होती तो अपने कर्तव्यों को भी याद आने लगती है कि जब कहीं भी हम रिलीजन्स की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, तो वहाँ पर हमें स्वतः जो है तो धर्म पर आस्था होने की वजह से हमें स्वतः अपने कर्तव्य बोध का जो है ज्ञान होने लगता है। तो यदि हम ड्यूटीज की बात करें, कर्तव्य की बात करें, तो एक प्रकार से अगर यदि देखा जाए तो इसमें व्यक्ति के ड्यूटीज में जो है मोरलिटी जो है रिप्रेजेंट होती है, प्रस्तुत होती है। तो जब रिलीजन की बात करते हैं तो उस रिलीजन एक वर्ड पर जो है यदि हम डिस्कशन करें तो उसके 5 पॉइंट जो है निकल के सामने आते हैं। तो उस धर्म के अंतर्गत हम जब 5 तत्वों को लेकर के देखते हैं, 5 एलिमेंट ऑफ जो है आवर रिलीजन्स जो है, तो क्या होती है? सेल्फ ड्यूटीज, स्व कर्तव्य। अर्थात उस धर्म के अंतर्गत हम समझते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी ड्यूटीज क्या है, सोसाइटी के प्रति क्या है, फैमिली के प्रति क्या है, अपने छोटे भाइयों के प्रति क्या है, या बड़े सीनियर के प्रति क्या है। जब उसी के अंतर्गत हम देखेंगे सेकंड पॉइंट में, तो ये तो कर्तव्य बोध होने लगता है। सेल्फ ड्यूटी की बात जो है हमें कहाँ से सीखने को मिलती है? रिलीजन से मिलती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं लॉ, कानून की बात उसी से, क्योंकि जो आचार और व्यवहार कहते हैं वो धीरे धीरे जो अपना बिहेवियर जो है होता है, जो ह्यूमन बिहेवियर होता है, उसी से जो है धीरे धीरे जो है डेवलपमेंट होने लगता है। एक सामाजिक व्यवस्था डेवलपमेंट होती है जो धीरे धीरे लॉ या कानून के रूप में विकसित होने लगती है। मोरलिटी, नैतिकता आने लगती है कि भाई उसी कानून के अंतर्गत हम सीखते हैं सोसाइटी में कि बड़ों के प्रति हमें कैसा बिहेवियर करना है, अपने पैरेलल लोगों के प्रति कैसे बिहेवियर करना है, या अपने छोटों के प्रति कैसे व्यवहार करना है। ये हमारी क्या है? नैतिकता सिखाती है। भाई कोई सीनियर है या कोई बुजुर्ग है, कोई दादी माँ है, किसी को पानी की ज़रूरत पड़ रही है पीने की, और वो अपने आप से जा कर के पी नहीं सकती खड़ी होकर के, तो वहाँ पर जो भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनसे वो मांग रखती हैं
और परिवार के सदस्य वो सिखाते हैं कि यदि कहीं ज़रूरत दादी बोले पानी के लिए तो आप उनको पानी दीजिए। वो क्या है, आप अपनी ड्यूटी समझते हैं कि ये जो है चलने फिरने में, इधर जो है राउंड में या वॉकिंग करने में इनको प्रॉब्लम होती है। तो इस आधार पर उनको जो है एक नैतिकता के आधार पर कि भले कुछ कोई वर्क ना करे तब भी इनकी जो बेसिक रिक्वायर्ड जो हैं वो फैमिली के द्वारा सप्लाई की जाती हैं। जस्टिस, न्याय, उसी रिलीजन में नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे जस्टिस। यदि किसी भी फैमिली में या सोसाइटी में यदि अपने धर्म या नैतिकता का पालन करते हुए अपने कर्तव्य बोध का ज्ञान होता है तो स्वतः वहाँ सभी के जो है आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, और जब आवश्यकताएं की पूर्ति होती तो उसको भी न्याय मिल जाता है। सोशल इंटीग्रिटी, सामाजिक एकता की बात होती है, क्योंकि जब आपसी में स्वकर्तव्य हम पालन करेंगे, एक सामाजिक कानून के अंतर्गत सोसाइटी का संचालन होगा, उसमें नैतिकता होगी, मोरलिटी होगी, एक न्याय का रूप हो जाएगा। एक तरह से जो है सभी को अपने अधिकार मिलेंगे तो उसको न्याय मिलेगा, उसकी आवश्यकताएं की पूर्ति होगी समाज के द्वारा। और जब समाज के द्वारा पूर्ति होगी तो स्वाभाविक है कि जब एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं तो सोशल इंटीग्रिटी स्वाभाविक है, सामाजिक एकता स्वाभाविक है। तो इस आधार पर हम कहें कि जो धर्म है या रिलीजन्स है हमें कर्तव्य बोध जो है कराता है। तो उसी कर्तव्य बोध को अपने भारतीय संस्कृति और आचार व्यवहार में लाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने, जिस समय संविधान का निर्माण हो रहा था उस वक्त उन्होंने अपनी कोई आवश्यकता या उनका ध्यान उस मौलिक कर्तव्यों की ओर नहीं किया। अर्थात कहने का आशय ये है कि हमारे मूल संविधान में इन जो है मूल कर्तव्यों को नहीं जोड़ा गया था, और इनको जोड़ने का काम 42वें संविधान संशोधन 1976 को जो है 1976 में जो है उस समय जो भारत सरकार की विदेश मंत्री थी स्वर्ण सिंह जो है उन्हीं की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। और उसी कमेटी ने जो है पूर्व सोवियत संघ USSR जो है, जिसको आज प्रेजेंट टाइम में रूस के नाम से भी है जो है, तब जो पूर्व सोवियत संघ था कई देशों का संगठन था, तो उससे जो है अध्ययन किया गया उस संविधान का। अब वहां से जो है हमने जो है मूल कर्तव्य ले लिए जो है। तो अब हमारे संविधान में मूल कर्तव्य 1976 के बाद से विधिवत संविधान के अंग हैं। इनको संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक के साइड के बगल से लगा दिया गया कि अगर आपके पहले अधिकार दे दी गए, आपको भाग 3 में दे दिया गया, भाग 4 में कर्तव्य दे दिया गया, सरकार के कर्तव्य बता दिए कि जो है DPSP में सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को कैसी नीतियां बनानी चाहिए, कैसे सोशल जस्टिस का इम्प्लीमेंटेशन करेगी, कैसे इकोनॉमिक जस्टिस का इम्प्लीमेंटेशन करेगी। अब जो है ना, तो उसमें क्या बताया गया कि उसमें जो है DPSP में गवर्नमेंट अथवा जो है स्टेट के जो है ड्यूटीज बताई गई, उनके कर्तव्य बताए गए, उनके जो है बताया गया, उनके लिए कहा गया। लेकिन अब उनको ये भी महसूस होने लगा कि भाई हम लोग अपना अपना कर्तव्य तो डिसाइड कर लिया, लेकिन यहाँ के रहने वाले लोगों का भी क्या कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि अधिकार का महत्व वही है जहां लोग अपना कर्तव्य भी समझे। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के पहलू हैं, जिनको एक साथ ही देखा जा सकता है, उनको अलग करके नहीं, उनको डिवाइड करके या उनको बांट करके हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो अपनी मूल भावना से जो उनकी जो है मेन थिंकिंग है, मूल भावना है या उनकी मूल विचार या सोच है, उससे क्या है डिफरेंट हो जाएगा। तो मूल संविधान में जो है हमारे मूल कर्तव्यों को समाहित नहीं किया गया था या जोड़ा नहीं गया था। भाग 4 में जो है, भाग 4 का कहिए या ए कहिए, और आर्टिकल 51A में जो है का में जो है, इसको कुल मिलाकर जो है जब जोड़े भी गए तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए।
1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी के माध्यम से। स्वर्ण सिंह उस समय भारत सरकार में जो है इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, और उस समय इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में जो है विदेश मंत्री थे जो है, ठीक है। और उसमें उन्हीं विदेश मंत्री के जो है नेतृत्व में जो है उनको मूल अधिकारों की समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। उस समय तो इनकी संख्या 10 थी, लेकिन अब इनकी संख्या 86वें संविधान संशोधन 2002 को एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। सरकार को यह महसूस होने लगा कि व्यक्ति को ये भी बताने की जरूरत है कि अब जो है अब प्रत्येक बालक को जो है 6 से 14 वर्ष की शिक्षा देना जो है उनका भी मूल कर्तव्य है, कि बच्चों को शिक्षा देना व्यक्ति का मूल कर्तव्य है। जो उसके संरक्षक हो, जो उनके गार्जियंस है, पेरेंट्स हो, जो भी हैं, तो उनको भी एक जो है मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ दिया गया। अभी हम बताएंगे, पहले इसकी कंसेप्ट या भाव उसको समझें ताकि उस चीज़ पर कुछ अपना अच्छे से कंसेप्ट जनरेट हो पाए। तो इस समय जो है 51 का पे जो है एक टा जो है जोड़ा गया, जिसके वर्तमान में अगर देखा जाए तो 11 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मूल कर्तव्य हैं। तो मूल कर्तव्यों के संबंध में जो अभी हमने इस बैकग्राउंड को समझने की कोशिश किया, तो मौलिक कर्तव्य और अधिकार दोनों का एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। भारतीय संस्कृति में अधिकारों से अधिक किसको महत्व दिया जाता है, कर्तव्यों का। क्यों? क्योंकि हमने यही चीज पहले डिस्कशन किया कि जो हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता है, मैक्सिमम किसको महत्व दिया जाता है, रिलीजन को या धर्म को। और उस धर्म के अंतर्गत हमको 5 तत्व से 5 एलिमेंट जो है क्या मिलते हैं, सीखने को मिलते हैं। उसी धर्म में स्व कर्तव्य पालन, सेल्फ ड्यूटी की बात होती है, स्व कर्तव्य पालन की बात होती है, कानून की बात होती है, नैतिकता की बात होती है, न्याय की बात होती है, और सामाजिक एकता की बात होती है। ये पांचों तत्व हमें कहाँ से सीखने मिलते हैं, धर्म से मिलते हैं। तो इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में अधिकारों से ज्यादा महत्व कर्तव्यों का होता है। तो हम वेद हैं, जैसे रामायण है, भगवत गीता है। भगवत गीता में तो पहले भी कर्मण्येधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, बहुत सारी चीजें कर्म पर और जो है कर्तव्यों पर जोर दिया गया है, और फल के लिए तो बोल दिया गया है कि आगे कर्तव्य करेंगे और कर्म करेंगे तो स्वतः आपका फल जो है स्वाभाविक है। क्योंकि यह है कि इनपुट डालेंगे तो प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट निकलना कंपलसरी है या अनिवार्य है, जो है वो तो स्वाभाविक है जो है। तो इस प्रकार से हम यदि कहें तो हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। इसके संबंध में गांधी जी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में, स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई। उनका कथन था, उनका स्टेटमेंट था कि आप कर्तव्य कीजिए, अधिकार स्वतः मिल जाएंगे। आप कर्तव्य कीजिए, अधिकार स्वतः मिल जाएंगे। और पश्चिमी विचारक J.N. वाइल्ड का कथन है कि अधिकारों का महत्व कर्तव्यों की दुनिया में है। उदारवादी देश यदि बात करें, जो लिबरल कंट्रीज हैं, ये उदारवादी देश हैं। जो उदारवाद एक व्यापक जो है अवधारणा है, व्यापक संकल्पना है। तो उदारवाद का यदि आप थोड़ा सा एक पॉइंट को समझिए, एक शब्द यदि आया है उदारवाद और समाजवाद, क्योंकि ये जो मौलिक कर्तव्य हैं मूलतः उदारवादी देशों में इनको सम्मिलित नहीं किया जाता है। वो वहाँ कर ड्यूटीज के लिए कोई महत्व नहीं देते कि आपके क्या कर्तव्य है। लेकिन बट यदि हम बात करें सोशलिस्ट कंट्री की या समाजवादी देशों की या साम्यवादी देशों की बात करें, तो उन देशों में इसकी जो है प्राथमिकता दी जाती, कर्तव्य भी बताए जाते हैं कि भाई गवर्नमेंट के जो है आपको अधिकार भी दे दिए गए। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत आप स्वतंत्र हैं, कई प्रकार की आपको स्वतंत्रता दी गई, और स्वतंत्रता के अंतर्गत आप उनका यूज भी कर रहे हैं। और उसके साथ साथ
हम यदि बात करें तो सरकार की भी ड्यूटीज जो है डिसाइड हो गई कि सरकार को भी क्या करना चाहिए। उनको बता भी दी गया कि भाग 4 में जो है आपको क्या क्या जो है कर्तव्य करने हैं। अब इसके साथ साथ उनको ये भी बताने की जरूरत पड़ी कि यहाँ के नागरिकों के भी क्या कर्तव्य होने चाहिए। तो जो उदारवादी देशों में है वहाँ कर्तव्यों का कोई महत्व नहीं है। विशेषतः अगर कर्तव्यों का महत्व है तो समाजवादी देशों में है। उदारवाद और समाजवाद एक व्यापक अवधारणा है। उदारवाद जबकि प्राचीन अवधारणा है और 16वीं शताब्दी में उदारवाद का जो कंसेप्ट आया जो है उसके कई भागों में, लेकिन सबसे आधुनिक विचारधारा के रूप में समझेंगे तो समाजवादी विचारधारा है। तो उदारवाद उत्पादन, वितरण और विनिमय, उत्पादन प्रोडक्शन, विनिमय एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन, उत्पादन, वितरण और विनिमय जहां किसी एक व्यक्ति या संस्था के हाथ में होता है और वहां पर व्यक्तिगत लाभ को महत्व दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उदारवाद को। जहां पर वही उत्पादन, वितरण और विनिमय, प्रोडक्शन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन किसी सार्वजनिक संस्था या राज्य के हाथ में होता है, राज्य अथवा सार्वजनिक संस्था के हाथ में होता है, तो उसमें क्या होता है? व्यक्तिगत हित को नहीं बल्कि सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण समाज के हितों को सुरक्षित किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? समाजवाद कहते हैं। जिसको मान लीजिए सरकार के द्वारा कोई वस्तु बनाई जाती है और जो है उसके द्वारा आदान प्रदान किया जाता है, उसका वितरण किया जाता है, तो ये क्या होगा? समाजवाद होगा। वहाँ पर समाजवाद, क्योंकि सरकार के द्वारा बहुत सारे काम किए जाते हैं। उदारवाद जैसे मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी है, संस्थाएं हैं, किसी वस्तु का जो है उत्पादन करती हैं, जो है विनिमय करती हैं और उसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, इधर उधर वितरण होता है। ये क्या हो गया? समाजवाद और जो है उदारवाद। ये मुझे उम्मीद है कि ये वर्ड आपको कंफर्म हुए होंगे और समझ में आया होगा जो है। तो इस प्रकार से हम यदि बात करें जो है मूल कर्तव्यों की बात करें तो ये समाजवादी देशों में है, और जो हमारे देश की व्यवस्था है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ उदारवाद और समाजवाद दोनों का रूप देखने को मिलता है। यहाँ प्राइवेट सेक्टर की बहुत सारी कंपनियां हैं, प्राइवेट उद्योगपति भी फल फूल रहे हैं और सार्वजनिक सेवाएं भी जो है एक साथ चल रही हैं। तो अर्थात हमारे यहाँ की जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं कि दोनों क्षेत्रों का जो है कंट्रीब्यूशन होता है लोगों के। हमारे संविधान निर्माताओं का ऐसा मत था, तभी ये व्यवस्था की गई। और हमारे यहाँ अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति और रूसी क्रांतियों का भी हमारे संविधान में प्रभाव दृष्टिगोचर होता है या दिखाई देता है ना। तो जैसे अब हम यदि बात करें तो हमारे मूल संविधान में भले ही हमें मौलिक अधिकारों को लिखित रूप से उपलब्ध नहीं करवाया गया था, लेकिन यदि उसका डीपली या डेप्थ में जाएंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, तो जहां पर मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं वहीं एक्सेप्शन में आपको जो है युक्त या रिजनेबल तरीके से या तर्क संगत तरीके से जहां पर भी आपको प्रतिबंधित किया गया कि आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो आपके कर्तव्य का ही बोध करवाता है। कर्तव्य एक तरह से स्वेच्छा का नहीं बल्कि अनिवार्यता का प्रतीक है। जैसे कि राज्य, जाति, धर्म, भाषा के आधार पर कोई ऐसा जो है भेद नहीं करेगा, तो 15(2) में भी कहा गया है कि व्यक्ति के विरुद्ध व्यक्ति को जो है रखा गया है कि कोई भी व्यक्ति जात, धर्म, भाषा के साथ जो है किसी सार्वजनिक स्थानों में, होटलों में, कुओं में, तालाबों में, रेस्टोरेंटों में जो राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः और आंशिक पोषित हों, स्नान घाटों पर, रोड पर, ये रोड की सड़कों पर जो है आप किसी को जो है कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। यदि कोई जाति सूचक या कोई ऐसे वर्ड यूज करता है तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई भी होती है। तो इस प्रकार से जो जहाँ पर प्रतिबंध की बात होती है, जहाँ पर आपको रोका जाता है तर्क संगत तरीके से, रीजनेबल तरीके से, तो वहाँ पर भले हमारे मूल संविधान में कर्तव्य को सम्मिलित नहीं किया गया था, लेकिन वहाँ पर कर्तव्य बोध दिखाई देता है।
और 42वें संविधान संशोधन, जैसे हमने बताया कि 42वें संविधान संशोधन समिति के माध्यम से इनको जो है 1976 में जो है इनको संविधान का मूल अंग बना दिया गया। उस समय इनकी संख्या 10 थी और 86वें संविधान संशोधन 2002 को एक जो है बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है उनको जो है जोड़ करके इस समय वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए हैं। और इनको यदि कहा जाए तो मौलिक कर्तव्यों को और जैसे नीति निर्देशक तत्वों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में आप रिट नहीं दायर कर सकते, जैसा परमादेश या न्यायालय जैसे 32 और 226 के या 226 या कहें 32 के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जो विशेष अधिकार दिए गए हैं इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए, उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक लागू नहीं करवाया जा सकती, या उनके क्षेत्र में कोई जो है अधिकार क्षेत्र नहीं है कि उनको लागू करवाने के लिए कोई रिट जो है अपील कर सकते हैं। तो जैसे हमने एक बार अभी और डिस्कशन किया कि जो एक कर्तव्य हैं वो स्वेच्छा का नहीं अनिवार्यता का प्रतीक है। तो यदि हम दोनों की बात करें कि मौलिक कर्तव्य और मौलिक जो है नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है, तो मौलिक कर्तव्य नागरिकों के कर्तव्य हैं और नीति निर्देशक तत्व सरकार अथवा राज्य के कर्तव्य। यही चीज हमने डिस्कशन किया। दोनों न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते, दोनों को जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाया जाता। अभी हमने डिस्कशन किया कि अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब इसको यूं समझिए कि जो जहां अधिकारों का महत्व कर्तव्यों का जो है अधिकारों का महत्व जो है कर्तव्यों की दुनिया में है, और जैसे कहा जाए कि एक ही कॉइन के दो पार्ट हैं, एक ही सिक्के के दो भाग हैं। तो इसको एक थोड़ा सा उदाहरण देके समझिए कि जैसे आप पढ़ रहे हैं या आप जिस माहौल में रह रहे हैं और जिस कोई आपकी एक्टिविटी से यदि दूसरा व्यक्ति प्रभावित हो रहा है, तो यदि आपका उसका अधिकार है कि मैं आप ऐसा कर सकता हूं, तो आपका कर्तव्य भी बनता है कि आप उसको डिस्टर्ब ना करें। आपके कोई पास में कोई स्टूडेंट पढ़ना चाह रहा है और पढ़ भी उसका मौलिक अधिकार है कि भाई मैं पढ़ सकता हूँ, स्वतंत्र रह सकता हूँ, बोल सकता हूँ, जो भी करूँ। और आप यदि अपना कर्तव्य नहीं समझते हैं, वहीं पर जो है तेज आवाज से म्यूजिक सुनने लगे, आपको आनंद की अनुभूति हो रही है, तो ये क्या है, आपका यहाँ कर्तव्य बनता है, आपकी ये ड्यूटी बनती है कि यदि उसका अधिकार है तो आपका कर्तव्य है कि वो पढ़ रहा है तो आप उसको पढ़ने दे, उसके एनवायरनमेंट में कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी ना करे, ताकि वो किसी भी प्रकार से इफेक्ट उसको ना पहुंचे, उसको जो है प्रभाव ना पड़े जो है। इस प्रकार से यदि हम समझे कि एक का अधिकार है तो दूसरे का कर्तव्य है। और जैसे इसमें राष्ट्रीय ध्वज की भी बात होती है कि कुछ समय पहले इनको जो है आचार संहिता के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट के जज और राष्ट्र उसको जो है कि फहराने का जो है नेशनल फ्लैग को फहराने का अधिकार या लगाने का नहीं था पहले, लेकिन कुछ समय के बाद उसमें जो है संशोधन करके कह दिया गया कि उसके जो 26 जनवरी 15 अगस्त के बाद भी किसी भी उस पर जो है सभी लोग फहरा सकते हैं उसका अपने राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग को, बशर्ते उसकी कुछ शर्तें रख गई थी, उसकी कंडीशंस रख गई गई कि कहीं भी आप उसको फहराइए, लेकिन वो जो फहरा रहे तिरंगा तो भूमि में टच नहीं होना चाहिए, किसी जो है ऐसे स्थान पर नागरिक बस जमीन और पानी से छूता हुआ ना लगे। कोई नीचे अगर फहरा रहे हैं तो वहां पर ऐसे ना हो कि जमीन से टच करे, लैंड से या वाटर से टच करे, जमीन और पानी से छुए, ताकि उसकी गरिमा जो है। तो इस आधार पर हम जो है ऐसा हमने जो है आज इस पर डिस्कशन किया। अब थोड़ा सा ये हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से जो है मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं।
तो पहला मौलिक कर्तव्य है, प्रत्येक थोड़ा सा इसमें डिस्कशन ही कर लेते हैं, क्योंकि अगर इतनी बड़ी क्लास किया है तो हमें ये जान सकें कि हमारे कौन कौन से मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का क्या करे, आदर करे। सेकंड नंबर पर नेक्स्ट जो है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखने और उसका पालन करने। नेक्स्ट, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। जो देश के नागरिक हैं वो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखें, कोई ऐसी एक्टिविटी न करें जो देश की एकता बाधित हो। तो इस प्रकार से उनको अक्षुण्ण माने बनाए रखना जो है, ठीक है। देश की रक्षा करें। अगर ऐसी कोई क्राइसिस आ गई, ऐसा कोई जो है संकट आ गया है, ऐसी कोई इमरजेंसी आ गई है, तो उस समय प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि जो जिस तरीके से कर सकता है वो देश के लिए अपना कंट्रीब्यूशन करे। देश के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। देश के अंदर सभी लोग भाईचारे, ब्रदरहुड की भावना से, बंधुत्व की भावना से एक ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करें ताकि अपनेपन में एक जो है, जो फैमिलीपन का जो है रियलाइजेशन होता है, फैमिली का रियलाइजेशन, परिवार का जो है एक एहसास होता है, इस प्रकार के माहौल को क्रिएट करें ताकि प्रत्येक व्यक्ति को यह रियलाइज होने लगे कि ये जो देश है अपना देश है, कहीं दूसरे का बोध नहीं हो पा रहा। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें कि जो हमारी संस्कृति और सभ्यता है, सोशल कल्चर है, सामाजिक संस्कृति की जो है पुराने जो इतिहास है कि राणा प्रताप ऐसे काम करते, शिवाजी ऐसे करते थे, जो देश के अंदर जितनी भी गौरवशाली संस्कृति और परंपराएं हैं उनको समझे और उसका परीक्षण करें कि क्या सही, कितना युक्तिसंगत है, कितना रीजनेबल है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन। प्राकृतिक पर्यावरण जो देश के अंदर जो वनों का जो है, जो होता क्या है कि सामान्यतः जो सरकारी चीज़ें होती है, सार्वजनिक चीज़ें होती हैं, पब्लिक जो वस्तुएं होती हैं, सामान्यतः व्यक्ति उनको अपने व्यक्ति प्राइवेट या इंडिविजुअल यूज में ज़्यादा करते हैं और अपने वहाँ कोई भी कर्तव्य नहीं समझते कि ये जो पेड़ हम लगा नहीं सकते तो हमारा ये कर्तव्य भी नहीं है कि हम इसको काट करके नष्ट कर दें जो है। तो इस आधार पर क्या है कि कोई पब्लिक प्लेस पर हैं, कोई ऐसे पर्यावरण से जैसा पेड़ है, पौधे हैं, उनको सुरक्षित करें और उसकी रक्षा, उसका संवर्धन करें, उसको सुरक्षित करें, उसको वृद्धि में अपना सहयोग दे। अगर कोई कह सके तो उनको जो है सुरक्षित करने का प्रयास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। जो है साइंटिफिक अप्रोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए जो है और जो है अपने नॉलेज में ग्रोथ करें, अपनी नॉलेज को जो है डेवलपमेंट करें, उसको विकसित करें जो है। नेक्स्ट है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखिए। अगर कोई सार्वजनिक संपत्ति है तो उसको जानबूझ करके नष्ट ना करें, क्योंकि जो सार्वजनिक संपत्ति सभी के हित के लिए है, वो किसी एक के लिए नहीं है। यदि हम मूवमेंट के समय या आंदोलन के समय हम किसी बस को फूंक देते जो है, गवर्नमेंट बस को या किसी को है जो सभी के यूज में आ रही है, तो वो जो पैसा है किसके उसमें जाएगा, किसका लॉस हुआ, देश का लॉस हुआ उस जो है। तो देश के नुकसान को बचाएं और अपना उसको कर्तव्य समझे, राष्ट्र की संपत्ति को जो है सुरक्षित रखें। और नेक्स्ट पॉइंट है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों के उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे ग्रुपिंग में हो, कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी हो जो सभी क्षेत्रों में आगे आपको डेवलप कर सके जो है, तो उसको आगे बढ़ाने का सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की जो बात होती ना, तो उसको आगे बढ़ाए कि धीरे धीरे आपका ग्रोथ होता रहे। प्रत्येक माता पिता, हमने कहा ना, एवरी गार्जियंस, पेरेंट्स, मतलब प्रत्येक संरक्षक
संरक्षक में माता पिता भी आ जाएंगे, संरक्षक हैं, अभिभावक है, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। का एक कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को 600 जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको स्कूल भेजें। स्कूल जब तक नहीं भेजेंगे तो जैसे हमने पहले भी, और इनको कब जोड़ा गया, 86 अमेंडमेंट जो है 2002 में जोड़ा गया, 2002 में जोड़ा गया। तो इससे पहले भी हमने कहा कि व्यक्तित्व के विकास के लिए पर्सनालिटी इक्वल होता है फिजिकल प्लस मोरल प्लस स्पिरिचुअल। व्यक्तित्व बराबर भौतिक धन, नैतिक धन, आध्यात्मिक। कहते हैं पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता। अर्थात व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए सिर्फ पैसे की नहीं, उसके नैतिक और आध्यात्मिक गुणों का विकास होना स्वाभाविक है। आज जब शिक्षा और संस्कार के माध्यम से, सही शिक्षा और संस्कार के माध्यम, शिक्षा जब लेंगे बच्चा, स्टूडेंट कोई शिक्षित हो जाता है तो उसके अंदर हर प्रकार के गुण जो है फीचर्स डेवलप होते हैं। तो यही वजह है कि प्रत्येक माता पिता का या उसके संरक्षक का एक कर्तव्य है जो है कि अपने बच्चे को जो है 6 से 14 वर्ष का उसका यदि बालक है तो उसको जो है स्कूल भेजे। यदि स्कूल भेजेगा तभी उसके अंदर जो है पर्सनालिटी डेवलप के गुण जो है विकसित होंगे और अपने पूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर सकेगा। आज की यदि हम इसी के कंक्लूजन या सार रूप में कहें तो अधिकार का स्रोत कर्तव्य है। यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें तो अधिकार को खोजने हमें दूर तक जो है नहीं जाना पड़ेगा। यदि अपने कर्तव्य को पूरा करें बगैर हम अधिकारों के पीछे भागेंगे या दौड़ेंगे तो वह एक प्रकार से छलावा होगा। ठीक है, वह एक प्रकार से छलावा होगा और वह उतनी ही दूर चले जाएंगे जिनको हम जो है प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हम कहें तो जिन अधिकारों को हम के पात्र होना चाहते हैं वो हम सुरक्षित हम करना चाहते हैं, वो सभी अच्छी तरह से निभाए गए कर्तव्य के माध्यम से ही हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात जब अपना हम कर्तव्य समझेंगे तभी हम उन अधिकारों की प्राप्त कर सकते हैं। सार रूप में हम यही कह सकते हैं। तो व्यक्ति को अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए। जब उसके कर्तव्य अपने निभाएगा तो उसको अधिकार स्वतः मिल जाएंगे, उसको बहुत दूर तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आज की वीडियो क्लास में हम यहीं तक रहेंगे और थैंक यू सो मच। आशा और उम्मीद करते हैं कि ये जो कंसेप्ट है, ये जो वीडियो क्लास है, प्रत्येक व्यक्ति को समझ में आएगी और उसको सुन करके अपने आप में कुछ डेवलपमेंट कर सकता है। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो क्लास यहीं तक।